डियर फ्रेंड्स और माय पेशेंट्स, आज मैं एक अलग वीडियो में आज आपको बहुत ही कॉमन समस्या जो हमें एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स यानी कि मल द्वार के संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें मिलती है, वो है एनल फिशर। एनल फिशर का मतलब होता है बवासीर नहीं है, बगंदर नहीं है, केवल मल द्वार के अंदर बाहरी हिस्से में एक घाव है जो लंबा रहता है और काफ़ी गहरा रहता है। तो इस घाव को भरने में कुछ समय लगता है। इसके बाद मरीज को वो समय काफ़ी विचलित कर देने वाला होता है, क्योंकि सुबह सुबह मल त्याग करते समय ये जो दर्द होता है वो दर्द असहनीय हो जाता है। कभी वो सारी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। जो इंसान उस घर में रहता है उनके पर भी ये समस्याओं का असर जाता है, ऐसा देखा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, और इस कहानी मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, शिकोहाबाद एक बड़ी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट फ़िरोज़ाबाद, यूपी में। उसके बगल से लगता हुआ एक गांव है। नाम न लेते हुए मैं उस गांव से एक महिला पेशेंट मेरे पास आता है कई महीने पहले, और वो पेशेंट मुझे अपने एक्ट ऑफ डेफिकेशन यानी कि मल करते समय पेन को सिम्टम बताता है। जब उसे दर्द होता है, कोई ब्लड नहीं आता है, तो मैं उसको सिंपल देखता हूँ और उसको सिंपल अक्यूट एनल फिशर यानी कि ताज़ा नया घाव भला फिशर के रूप में मैं उसको डायग्नोस करता हूँ। ट्रीटमेंट का प्लान करता हूँ कि जितना समय इसमें लगता है इसको घाव को भरने में, जैसे कि दुनिया भर में अलग अलग जगह ये स्टडी हो चुकी है कि हीलिंग टाइम्स मिनिमम 21 डे से ज़्यादा ही रहेगा। घाव भरने का समय डिपेंड करता है कि अपना पेशेंट की उम्र क्या है, सेक्स क्या है, खाने क्या से हम खाने में क्या ले रहे हैं। तो ऐसी ही कहानी उस महिला की रहती है, यंग फीमेल्स 22 और 23 ईयर्स की मेरे पास आती है। तो मैंने प्लान बना लिया था कि मैं उसको ठीक कर लूँगा। दोस्तों, आपको इंटरेस्ट होगा कि इसको बीच में ही ठीक करने का जो समय स्टार्ट हुआ था, जब तक घाव नहीं भरा था, तब तक उस महिला को क्या था कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली हो चुकी थी। जब उसको दर्द होता था वो सुबह सुबह रोती थी। रोने से उसके सास ससुर विचलित हो जाते थे, उसका पूरा घर प्रभावित हो जाता था, और इस दर्द की वजह से उसे घबराहट भी होती थी, कभी कभी पसीना निकल जाता था। तो ऐसा लगता था घर वालों को कि कोई बड़ी बीमारी इस हमारी बहू को है। और ये एक कोइंसिडेंस थी कि उनके जो हस्बैंड हैं, जिन्होंने पहली बार मुझे बुलाया था, फिर वो अपनी ड्यूटी पर चले गए और वो उतना अच्छा फॉलोअप उनका हो नहीं पाया। अल्टीमेटली कुछ लोगों ने उनको बताया कि जाके एक बहुत बड़ा सेंटर्स है आगरा में, वहाँ जाके इलाज लीजिए। उन्होंने वहाँ भी इलाज लिया, फिर किसी ने फिर बताया कि और आगे इलाज लीजिए, फिर आगरा इलाज लिया। फिर उन्हीं के किसी रिश्तेदार, जिनको मैंने सही किया था, उनकी मौसी जी, जिनके बच्चे को मैंने सही किया था, वो ज़बरदस्ती दोबारा मेरे पास लाती हैं। कई महीने बाद जब वो बच्ची आती है, वो अभी भी उतनी ही डरी हुई, उतनी सहमी हुई, घबराहट के साथ। सुबह लैट्रिन करने में दर्द होता है तो पूरा घर बहुत ही विचलित होने वाली कहानी रिपीट हो रही थी। तो दोस्तों, मुझे उस समय ये एहसास हुआ कि एक सिंपल बीमारी जो एनल फिशर है, किसी के परिवार को कितना प्रभावित कर सकती है। ये बहुत सारा पैसा बर्बाद हो चुका था उनका, परिवार बहुत ही टेंशन में था। उनके ससुर साहब ने कहा था, अब तुम्हारे ही हवाले हैं, अब कैसे भी सही कीजिए। और वो महिला ऑपरेशन के नाम पर डर रही थी। जगह जहाँ भी गई वहाँ ऑपरेशन ही बताया, और होना भी चाहिए। लेकिन मैंने अपने जीवन के जो 15 साल के जो ज़्यादा अनुभव है इस क्षेत्र का, तो मैंने अपने जितना भी अनुभव था उसको एक सिंपल प्लान बनाया कि पहले इसके जो मुख्य समस्या आती है एनल फिशर में,
परिकर्तिका में, वही आती है एनल स्पाज्म की। रिफ्लेक्स स्पाज्म पैदा कैसे होता है? सबसे पहले अगर आपका हार्ड स्टूल आया है, इसके बाद उस स्टूल से दर्द पैदा हुआ है, दर्द से रिफ्लेक्स स्पाज्म होता है। दोस्तों, रिफ्लेक्स स्पाज्म का मतलब है कि हमारा मलद्वार बहुत ही बुरी तरह इठ जाता है, बहुत बुरी तरह बंद हो जाता है, एनल प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द की संवेदनाएं पैदा होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है, जो चारों तरफ जाके बवासीर की दवाई लेते हैं, बवासीर की दवाइयों का यानी कि हीमरॉइड यानी कि पाइल्स की दवाइयों का सीधा सिद्धांत होता है कि वो हीमोस्टैटिक एक्शन करती हैं, ब्लड को रोकती हैं और यहाँ पे ब्लड पहले से ही रुका खड़ा रहता है। स्पाज्म की वजह से उतनी अच्छी ब्लड सप्लाई हमारी नहीं रह पाती है उस एरिया की जहाँ पे हीलिंग्स चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें उसी ऐंठन को ख़त्म करना है जिस ऐंठन की वजह से हमारा पेशेंट परेशान है। हम खुद अगर अफेक्टेड हैं तो हम खुद परेशान हैं उस चीज़ से। तो दोस्तों, जब मैंने उसको प्लान बनाया डेली वस्ती चिकित्सा के साथ, फिंगर एनल डायलिटेशन का, इसके साथ साथ कुछ शोध सामक और उसके दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल किया। दोस्तों, वो पेशेंट आज काफ़ी अच्छी स्टेज में है। वो आश्चर्य समझ रहे हैं कि ऑपरेशन इन्होंने बचा लिया, बहुत अच्छा इन्होंने प्लानिंग की, पर डे बुलाते हैं, लेकिन सिंपल वस्ती करते हैं। तो आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है, जहाँ पे भी बात सामक क्रियाएँ अपना प्रभाव देती हैं, लोकल एक्शन है अपना वस्ती चिकित्सा का, तो ये सिद्धांत से लगभग हम 90% मरीज़ हैं, जो हमारे 90% मरीज़ हैं फिशर के, हम अपने क्षार सूत्र सेंटर पर ठीक कर पाते हैं। ये एक दुनिया भर में सिद्धांत नहीं है, मैं केवल अपने क्षार सूत्र सेंटर की जितनी प्रतिशत मात्रा है वो शेयर कर रहा हूँ। ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आते हैं जो बहुत पुराने, जिसमें फिशर हो जाते हैं, कुछ बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, उन बदलावों को हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं चिकित्सा विज्ञान की भाषा में। और ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि हमारा मलद्वार छोटा हो जाता है, एनल कैनाल नैरोइंग जिसे बोलते हैं, मलद्वार में कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ नई कोशिकाएं पैदा हो जाती हैं जिसे एनल फाइब्रोसिस बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ हमारे हिस्से हैं, जो हमारा जो घाव रहता है फिशर बेड, उस घाव के किनारे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको हम सेंटिनल टैग्स बोलते हैं। स्किन के ही मॉडिफिकेशन होते हैं, खाल का ही रूपांतरण होता है। तो ऐसे केस में भी बहुत हद तक कुछ दिन के लिए ऑपरेशन टाला जा सकता है अपनी कंजर्वेटिव क्रियाओं से, यानी कि दवाओं से। कुछ क्रियाएं हैं बस चिकित्सा से, फिंगर एनल डायलिटेशन से, और स्टिट्स बाद इसे उष्णवगाह आयुर्वेद में बोलते हैं, उसकी सहायता से टाला जा सकता है और बहुत ही आसान है। जब बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों, मेरी लास्ट अपील है इसी केस की, जो मैंने आपको बताया कि अगर इस केस की घबराहट सही हो सकती है तो सुबह की जो घबराहट है आपकी भी सही हो सकती है। इस केस के अगर परिवार वाले रिलैक्स हो सकते हैं केवल कंजर्वेटिव लाइन से, यानी कि दवाओं वाले रास्ते से, तो आप भी हो सकते हो। और फिशर दिखने में दर्द ज़्यादा करता है, महसूस ज़्यादा होता है, लेकिन इतनी गंभीर समस्या नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है मलद्वार की ऐंठन, जिसको हम एनल स्पाज्म बोलते हैं। इसी मलद्वार की ऐंठन, एनल स्पाज्म को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है दवाइयों की सहायता से, या फिर इसको फिर ऑपरेशन किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसा कि दुनिया भर में वर्णन है 2-3 तरीके के ऑपरेशन। तो दोस्तों, ऑपरेशन में जाने से पहले जो अपने जीवन का अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑपरेशन जाने से पहले एक बार क्षार सूत्र सेंटर का विजिट कर लें जहाँ पे आप मौजूद हैं। क्षार सूत्र में वर्क करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, खुद मैं उस चीज़ में बात सामक, शोध सामक और कुछ हद तक फाइब्रल को ब्रेक करने के लिए भी हमारी दवा है, यानी कि कुछ हार्डनेस आ गई है उसको भी ब्रेक करने की कुछ दवाइयाँ हैं और वो भी अचीवमेंट लिया जा सकता है। और इसका सीधा सा निष्कर्ष है कि जो आपके चेहरे पे सुबह जो तनाव होता है, उस चेहरे पे मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, जब इतने सारे मरीजों का तनाव कम करता हूँ तो मैं
आपका तनाव भी कम किया जा सकता है। बस सिर्फ रास्ता सही अपनाइए। खाने के लिए कभी भी कब्ज़ मत होने दीजिए, मल को कठोर मत होने दीजिए। बवासीर के परहेज़ में जो मैंने मल की कठोरता को कम करने के लिए जो सिद्धांत बताए हैं, आप उन सिद्धांतों को अपनाइए। और जब आप अपना लोगे, कैसे अपनाने हैं, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहले वाले वीडियो में रिपीट किया था। आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना परहेज़ तय करें, यानी कि पर्सनल डाइट चार्ट बनाएं। कौन से समय आप अच्छा भोजन ले सकते हैं जो फाइबर युक्त हो, कब आपको पानी ज़्यादा पीना है जब मौका मिल जाए, कब आपको मुनक्का शाम को ज़्यादा लेने हैं, कब आपको अलग अलग मौसम के हिसाब से, और अपनी अवेलेबिलिटी, यानी कि आप गांव में बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपकी कहाँ पे दिनचर्या चलती है। हमारे फोर्स में बहुत सारे साथी हैं, पुलिस सर्विसेज में साथी हैं, कुछ हमारे आर्मी में साथी हैं, तो उनको उसी हिसाब से ही तय करें कि हमें कैसे अपने मल की कठोरता को कम करनी है। हम हर एक मरीज़ को अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा समझाते हैं। ठीक ऐसा ही सिद्धांत हमारा फिशर वाले मरीज़ों पर भी किया जा सकता है। ये जो कहानी थी मुझे इतनी विचलित की थी, तो मैंने आज आपको शेयर की। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा मानसिक तनाव नहीं हो पूरे इलाज के दौरान, और ये हम कर पाते हैं। बड़ी इच्छा है ईश्वर की कि हम पिछले 15 साल से ज़्यादा समय में हम अपने मरीज़ों को संतुष्टिजनक इलाज दे पा रहे हैं, और मरीज़ के साथ साथ उनके परिवार को भी जो सुबह का डिस्टर्बेंस है उसको कम कर पा रहे हैं। तो ये कम किया जा सकता है। बस इतनी बात को मैंने आज शेयर करना था। आज मन था बात करने का, आपसे एक वीडियो शेयर कर दूं। इतनी जब मरीज़ की सफलता मिली है, कभी जब अगले वीडियो में होगा तो उस मरीज़ को भी आपसे मिलवाएंगे। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।